Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम ये देखेंगे कि वैश्वीकरण था क्या। तो वैश्वीकरण जानने से पहले हमको ये जानना है कि वैश्वीकरण भारत में कब आया। तो वैश्वीकरण भारत में 1991 ईस्वी में आया और उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? जो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति लाई। और भारत में वैश्वीकरण क्यों आया था? इसका बड़ा एक रीजन था कि भारत आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और भारत को वर्ल्ड बैंक से लोन लेना था। तो वर्ल्ड बैंक ने ये शर्तों पे भारत को लोन देने के लिए राजी किया कि वो भारत को वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया कि तुम ये नीति को अपनाओ। क्यों? इसमें आपका वो पहले देश हमारा जब आजाद हुआ था तो हम लोग ये एजेंडा फॉलो कर रहे थे कि जो हमारा जो देश है वो एक बार फिर से गुलाम ना हो जाए। इस कारण हम लोग अपने आप को पूरी तरह से पैक कर रहे थे। सोच रहे थे कि बाहर की वस्तुएं जो इंडिया में आए उन पे हम लोग ज्यादा कस्टम चार्ज कर दें। कस्टम ड्यूटी जब ज्यादा चार्ज करेंगे तो वो चीजें इंडिया में जो आएंगी वो महंगी मिलेगी, जिससे क्या होगा कि भारतीयों को वो चीजों की वो आदी नहीं होंगे और वो भारतीय चीजें ज्यादा खरीदेंगे, ना कि विदेशी चीजें ज्यादा खरीदेंगे। वो भारतीय चीजों का डेवलप करना चाहते थे, लेकिन ये हमारे ऊपर ही बैकफायर हो गया और भारत को एक आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। तो वर्ल्ड बैंक ने हम लोगों को वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण अपनाने को कहा और इसके एवज में ही हमें लोन दिया था। तो चलिए देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। तो घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार, पूंजी, तकनीक, श्रम एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना या समन्वय करना, इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण नीतियों के साथ भी है। देखिए, वैश्वीकरण का सीधे तौर पे बात किया जाए तो खुली बाजार व्यवस्था। मैं इसमें आपको ये भी बताऊं कि इसका एक और डेफिनेशन आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, जिसमें ओपन मार्केट सिस्टम लागू किया। आज जो हमारा चाइना इंडिया में आकर सामान बेच रहा बिना रोक टोक के, या बाकी और भी सारे जो देश हैं जो यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, और तो ये वैश्वीकरण का ही कारण हो रहा है। नहीं तो पहले भारत बाहरी चीजों पे इतना कस्टम चार्ज कर देता था कि वो चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पे महंगी हो जाती थी और वो भारतीय खरीद नहीं पाते थे उनको। तो ये वैश्वीकरण की ही नीति है जिसके कारण आज हम ओपन मार्केट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो कोई भी देश इंडिया में आकर अपना सामान बेच सकता है। आगे चलते हैं। उदारीकरण क्या है? सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। तो आपका अवरोध क्या? वही जो कस्टम ड्यूटी चार्ज ना किया जाए, उतना हाई कस्टम ड्यूटी चार्ज ना किया जाए। पहले 100%, 200% कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती थी विदेशी सामानों पे, लेकिन अब क्या किया गया? वो कस्टम ड्यूटी को मिनिमम कर दिया गया। जो उनका हक था उतना ही चार्ज करना पड़ता था उनको। तो उदारीकरण ये है कि कोई भी अवरोध, कोई भी रोक टोक ना हो, कोई भी आदमी अपना आराम से यहाँ पे आके सामान को बेचे। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं निजीकरण। तो मैंने अभी क्या बता दिया आपको? वैश्वीकरण, उदारीकरण बता दिया। अब निजीकरण की बात करते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना। अब हम क्या कर सकते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेच सकते हैं। आगे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होगी? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है। मतलब देख लीजिए आप, जैसे कोई भी बड़ी कंपनी को देख लीजिए जिनका हेड ऑफिस कहीं और रहता है लेकिन उनका ब्रांच कहीं बहुत सारे देशों में होता है आपका, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी। जैसे आप कोका कोला को ले सकते हैं, पेप्सी को ले सकते हैं, ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई आपकी। आगे चलते हैं। निवेश क्या? निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और इसका मतलब क्या होता है? आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखिए निवेश होता क्या है? तो भूमि, भवन, मशीनें और अन्य उपकरणों आदि परिसंपत्तियों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। जैसे निवेश आप देखते हैं, देखिए मान लीजिए जमीन खरीदते हैं, तो जमीन किस लिए खरीदते हैं? हम आने वाले समय को देख के जमीन खरीदते हैं कि इसको बेचने के बाद आगे हम लोग को बहुत कुछ
प्रॉफिट मिल सकता है, या जमीन, उस जमीन पे हम कारखाने लगा सकते हैं, तो जमीन इसलिए खरीदते हैं। तो ये सब क्या है, या कोई भी मशीनें खरीदते हैं, मशीन को क्यों खरीदते हैं कि फैक्ट्री में लगाने के लिए और उससे इनकम अर्न करने के लिए हम खरीदते हैं मशीनें को। या आपका भवन ही हो गया, भवन को भी इसलिए खरीदते हैं कि उस पर हम कोई कंपनी खोले। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे व्यापार अवरोधक क्या। तो व्यापार अवरोधक सरकार के हाथ में एक हथकंडा होता है जिसका प्रयोग करके वो आयात और निर्यात में संतुलन बनाए रख सकती है। तो क्या होता है, ये सरकार के हाथ में एक हथकंडा होता है जिसका इस्तेमाल करके वो आयात और निर्यात में क्या कर सकती है, बैलेंस बनाकर रख सकती है। अब देखते हैं व्यापार अवरोधक से लाभ क्या है। तो इसके द्वारा कोई भी सरकार अपने नव विकसित उद्योगों को विश्व प्रतिस्पर्धा से बचा सकती है। क्या कर सकती है, जो कोई भी सरकार का नौ उद्योग जो अभी अभी डेवलप हो रहे हैं उनको विश्व प्रतिस्पर्धा से बचा सकती है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य। तो इनका क्या मुख्य उद्देश्य है, तो विश्व व्यापार को उदार बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया है। किसके पहल पर शुरू किया गया, विकसित देशों की पहल पे इसको शुरू किया गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। आगे देखते हैं विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश करता है। क्या करता है, व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश भी करना इसका ही काम है। और विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा। क्या रखा है, व्यापार अवरोधकों को अनुचित ढंग से क्या रखा, बरकरार रखा। आगे देखते हैं विश्व बैंक क्या। तो विश्व बैंक जनरली सब जितने भी उनके जो विश्व बैंक में आते हैं ना, सब देशों को वो उधार प्रदान करती है। तो देखिए, तो विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे विदेश व्यापार के लाभ। तो विदेश व्यापार ने एक बाजार से दूसरे बाजार तक माल की यात्रा की सुविधा प्रदान की। क्या की, एक बाजार से दूसरे बाजार तक माल की यात्रा की सुविधा प्रदान की। आगे देखते हैं, यह खरीदारों को एक सामान का एक विकल्प प्रदान करता है। यह क्या करता है, खरीदारों को एक सामान का एक विकल्प प्रदान करता है। विभिन्न देशों के उत्पादकों को विभिन्न बाजारों में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। क्या करता है कि विभिन्न देशों के उत्पादकों को विभिन्न बाजारों में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। आगे चलते हैं, दो अलग अलग देशों में दो बाजारों में समान सामानों की कीमतें लगभग बराबर हो जाती है। इससे क्या हो गया कि जो आपका जो सामान की कीमतें हैं जो दो अलग अलग देशों में लगभग बराबर हो जाती है। मतलब इसमें मोनोपोली टाइप का नहीं चलता कि इस सामान की कीमत बढ़ी है और दूसरे देश में इसकी कीमत घटी है। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग विशेष आर्थिक क्षेत्र देखेंगे जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, ऐसी जेल में बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षणिक सुविधाओं जैसे विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को 5 साल की शुरुआती अवधि के लिए करों से छूट दी गई है इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आगे चलते हैं, इस प्रकार ऐसी जेल विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने में मदद करते हैं। तो ये आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल अकुशल श्रम उपलब्ध हो तथा सरकारी नीतियां अनुकूल हो। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहीं पे बिजनेस करेंगी ना, वहीं पे अपना फैक्ट्री लगाती है जहां पे उनको कुशल मजदूर भी अवेलेबल होगी, साथ साथ अकुशल मजदूर भी अवेलेबल हो, और वो बाजार से नजदीक हो, जहां से मान लीजिए उसका जो प्रोडक्शन हो वो बाजार तक पहुंच सके इजीली और कम यातायात में खर्चा हो, जिसका बहुराष्ट्रीय कंपनियां यही उसी जगह को प्रीफर करती है। और सरकार की नीतियां भी उनके एजेंडा को फॉलो करे, वो वैसी नीतियां वो
चाहती है या वैसा ही जगह प्रीफर करती है, वैसा ही जगह पे उत्पादन करना ही प्रीफर करती है जहां पे सारा कुछ की सुविधा उसको इजीली उपलब्ध हो जाए। आगे चलते हैं। इनके द्वारा निवेश किया गया है धन को विदेशी निवेश कहते हैं, और इनके द्वारा जो धन निवेश किया जाता है ना उनको विदेशी निवेश कहा जाता है। आगे चलते हैं। कभी कभी इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। कभी कभी क्या करती है वो जो जिस देश में वो अपना प्रोडक्शन करती है वहां के भी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर संयुक्त प्रोडक्शन करती है। क्या करती है वो? संयुक्त प्रोडक्शन करती है, मतलब मिलकर आपस में मिलकर वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। आगे चलते हैं। स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेश के लिए धन तथा उत्पादन की न्यूनतम प्रौद्योगिकी प्रदान करती है, और जो स्थानीय जो आपका कंपनियां है ना उनको अतिरिक्त प्रौद्योगिकी धन भी वो देती है। आगे चलते हैं। कभी कभी स्थानीय कंपनी को खरीद कर उत्पादन का प्रसार करती है। कभी क्या करती है वो कंपनी को अमलगमेंट कर लेती है, मतलब जो स्थानीय कंपनी ना उसके शेयर डिवेंचर सारा ले लेती है, उनको अपने अंदर मिला लेती है और क्या करती है बिजनेस का प्रसार करती है। और कभी कभी क्या करती है वो स्थानीय जो कंपनियां हैं उनको कुछ सामान भी प्रोडक्शन करने के लिए कहती है और उनसे वो सामान वो खरीदती है कम कीमतों पर और उस पर अपना लेबल लगाकर उसको और भी महंगा कीमत पर बेचती है। तो जिनको नोट डाउन करना है इसको नोट डाउन करें। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।